हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। हमें दे रखा है केनोर हेबिटिस एलिगेंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है यह पारदर्शी अकशेरुकी निमेटोड है। सेकेंड वाला यहाँ तो पशुओं या पौधों पर जीवी हो सकता है। यह मृदा जल में स्वतंत्र रूप से मिल सकता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। इस छोटे अकशेरुकी की लंबाई सिर्फ 1 मिमी होती है और यह एक पारदर्शी निमेटोड है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। निमेटोड जिन्हें गोलकृमि भी कहा जाता है, बेलनाकार एवं अक्सर सूक्ष्म जीव होते हैं तथा मृदा और तलछट पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक है। ये पशु या पौधों पर जीवी पर होते हैं। यह मृदा एवं जल में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। हमें यहाँ पर बताना है किस जीव का वर्णन किया गया है। तो उसका कुछ स्टेटमेंट दे रखा है हमें। इन्हें अपने अत्यधिक संरचित समूहों के लिए जाना जाता है, जिसमें आमतौर पर 20 से 150 सदस्य होते हैं तथा यह परिष्कृत संचार और सामाजिक व्यवहार पारदर्शित करते हैं। इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों के उदाहरण में दीमक पकड़ना, शहद इकट्ठा करना और अखरोट तोड़ना शामिल है तथा इनके साधनों और तकनीकों में भिन्नताएं पाई जाती है। तो हमें बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है, कौन से जीव का वर्णन है। फर्स्ट दे रखा है डेल्फिन, सेकंड दे रखा है चिंपैंजी, थर्ड दे रखा हाथी, फोर्थ दे रखा हमें कौवे। तो हमें बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा चिंपैंजी का ये सबसे अच्छा वर्णन है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। चिंपैंजी वर्तमान में मानव जाति से निकटतम संबंधित जीवों में से एक है तथा इनके और मनुष्य के पूर्वज एक ही थे, जिनका अस्तित्व लगभग 7 से 8 मिलियन वर्ष पूर्व था। ये अत्यधिक संरचित सामाजिक समूहों में रहते हैं, जिनमें प्रायः 20 से 150 चिंपैंजी होते हैं तथा इनकी संचार पद्धति और व्यवहार जटिल होते हैं। चिंपैंजियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों के उदाहरण में दीमक पकड़ना, शहद इकट्ठा करना, अखरोट तोड़ना शामिल है तथा इनके साधनों और तकनीकों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। चिंपैंजी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का भक्षण करते हैं, जिनमें मैंग्रोव के पत्ते भी शामिल है और विशेष रूप से शुष्क जलवायु में वे गुफाओं में रहते हैं। आवास के विनाश और शिकार से इनके आनुवांशिक तथा सांस्कृतिक विविधता को खतरा है, जिससे संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा हमें इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। सेकेंड वाला प्रधानमंत्री NTCA के अध्यक्ष है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका आंसर क्या होगा, हमारा डी। इसमें हमारे दोनों ही होंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा है सेकंड वाला है प्रधानमंत्री NTCA के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन होते हैं यहाँ पर, जो मंत्री होते हैं MOEFCC, वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। तो इसलिए इसमें हमारा दोनों ही गलत है। और इसका जो गठन है हमारा तो कब किया गया था, इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ना कि 1976 में। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही होंगे। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L उपधारा 2 के अनुसार NTCA में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो रहते MOEFCC अध्यक्ष के रूप में, पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में तथा जो संसद के 3 सदस्य होते हैं वो पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव एवं अन्य इसके सदस्यों में भी शामिल होते हैं। तो इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा हमें ये ज्ञान साझा करने, बेहतर एकीकरण, निर्णय लेने और न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। सेकेंड वाला है दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB हरियाणा स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC के माध्यम से किया जाता है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी।
इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना दिशा निर्देश जो इसके है जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा वर्ष 2021 में जारी बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश भारत में अनुसंधान समूहों के बीच जैविक डेटा के आदान प्रदान को सक्षम बनाने पर केंद्रित है। ये ज्ञान साझा करने, बेहतर एकीकरण, निर्णय लेने तथा न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करते हैं। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। ये साझाकरण को बढ़ावा देने के साथ अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश के लाभ को अधिकतम करने में केंद्रित है। इन दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो रहती है हरियाणा के क्षेत्रीय जो जैव है प्रौद्योगिकी केंद्र आरसीबी स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र आईबीडीसी की है। तो इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों के तहत मौजूदा डेटा सेट को आईबीडीसी से जोड़ा जाएगा जिससे बायोग्रिड का निर्माण होगा। यह बायोग्रिड जैविक आंकड़ों के लिए एक राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा जिससे सुरक्षा मानक और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इसके आदान प्रदान को सक्षम किया जा सकेगा तथा स्पष्ट डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल स्थापित किया जा सकेगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित आरसीबी जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पर केंद्रित है। इसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। आरसीबी जो है स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के साथ कुशल मानव संसाधन विकसित करने पर केंद्रित है। इसलिए जो हमारा इसका सेकेंड और फर्स्ट दोनों ही सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, परमाणु ऊर्जा आयोग आईईसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है हमें एईसी की स्थापना सर्वप्रथम अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की देखरेख के लिए की गई थी। सेकेंड वाला है परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड वाला है आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति संसद के अनुमोदन पर प्रतिवर्ष की जाती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा फिफ्थ। हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति संसद के अनुमोदन पर प्रतिवर्ष नहीं की जाती। किसके अनुमोदन पर की जाती है? तो ये की जाती है प्रधानमंत्री के अनुमोदन पे। तो इसलिए जो हमारा थर्ड वाला होगा वो रॉन्ग होगा। इसमें क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी, सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग जो एईसी का पुनर्गठन किया है। एईसी का गठन पहली बार अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की देखरेख हेतु किया गया था। इसलिए हमारा फर्स्ट सही है। वर्ष 1958 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग डीएई का जो पुनर्गठन किया गया तथा वर्ष 1954 में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन इसकी स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव इस आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर प्रतिवर्ष की जाती है। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। एईसी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, परमाणु प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा स्वतंत्रता में प्रगति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने के लिए नीतियां तैयार करने पर केंद्रित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जो रहता है धर्मार्थ संगठनों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा आयकर अधिनियम 1961 धर्मार्थ दान के लिए कर छूट प्रदान करने के साथ धर्मार्थ उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। सेकंड वाले भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 सार्वजनिक और निजी दोनों ट्रस्टों सहित धर्मार्थ ट्रस्टों को नियंत्रित करता है। सेकंड वाला विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 विदेशी धन प्राप्त करने वाले धर्मार्थ संगठनों हेतु पंजीकरण अनिवार्य करता है ताकि उनका उपयोग वैध गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित किया जा सके। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर हमारा सी। इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो इसमें रॉन्ग है। जो हमारे यहाँ पर दे रखा है भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 सार्वजनिक और निजी दोनों ट्रस्टों सहित धर्मार्थ ट्रस्टों को नियंत्रित करता है, नहीं, ये रॉन्ग है। किसके लिए करता है? सिर्फ यह निजी ट्रस्टों जो रहता है धर्मार्थ ट्रस्टों को नियंत्रित करता है, ना कि सार्वजनिक को भी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। भारत में धर्मार्थ संगठनों को नियंत्रित करने वाले कानून आयकर अधिनियम 1961, इसके तहत धर्मार्थ दान के लिए कर छूट प्रदान करने के साथ क्या रहता है? धर्मार्थ उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है।
इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 जो हमारा का है सी के, इसके तहत नागरिकों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982, इसके तहत निजी धर्मार्थ ट्रस्टों को नियंत्रित किया जाता है, न कि सार्वजनिक को, इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो सही नहीं है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, इसके तहत धर्मार्थ सोसाइटियों को विनियमित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 धारा 25, इसमें गैर लाभकारी कंपनियों को धर्मार्थ संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010, इसके तहत धर्मार्थ संगठन विदेशी धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 FCRA के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दान का उपयोग वैध एवं गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाए, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ग्लेशियल झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बढ़ते तापमान के कारण तीव्रता से ग्लेशियर पिघलने के कारण होती है। सेकेंड वाला है, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पीछे हटने के कारण हिंदू कुश हिमालय में हिमनद झीलों में वृद्धि देखी जा रही है। थर्ड वाला है, सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दक्षिण लोहनक झील लगातार बारिश के परिणाम स्वरूप टूट गई है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। ग्लेशियल लेक जो आउटबर्ड है, बस्ट है हमारा, फ्लड तब होती है जब हिमनद झील का बांध टूट जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में जल निकलता है, जो प्रक्रिया क्या रहता है, ग्लेशियर के तीव्रता से पिघलने भारी वर्षा के कारण होता है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। ये बाढ़ एक ग्लेशियर के आयतन में परिवर्तन, झील के जल स्तर में उतार चढ़ाव और भूकंप के कारण उत्पन्न हो सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जो जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदू कुश हिमालय में हिमनदों के पिघलने से कई नई हिमनद झीलें बन गई है, जिसके कारण ग्लोफ उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। भारत में ग्लोफ के मामले जून 2013 में उत्तराखंड में सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी, जिसके कारण चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया था और मंदाकिनी नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अगस्त 2014 में लद्दाख के गया गांव में एक हिमनद झील के फटने से बाढ़ आई थी। अक्टूबर 2023 में राज्य के उत्तर पश्चिम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दक्षिण लोहनक झील, एक हिमनद झील, लगातार वर्षा के परिणाम स्वरूप टूट गई है, इसलिए हमारा थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, भारत और कई अन्य देशों के सिविल सेवकों को जो शासन सुधार, डिजिटल इंडिया और सतत विकास लक्ष्य के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करता है। सेकेंड वाला, श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का 6वां संस्करण नई दिल्ली में स्थित NCGG में आयोजित किया गया है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। सॉरी, इसमें कौन से और कितने कथन सही नहीं है। सही नहीं में बताना है इसमें हमारा, तो इसमें क्या है हमारा डी। इसमें हमारे दोनों ही सही है, इसमें हमारा कोई भी रोंग नहीं है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG की स्थापना वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। यह राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान जो हमारा NIAR से विकसित हुआ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा की गई थी। NIAR को बाद में एकीकृत करने के बाद इसका जो नाम बदल कर क्या किया, NCGG कर दिया गया, जो भारत एवं 20 से अधिक देशों को सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने में जो केंद्रित है। इसमें शासन सुधार, डिजिटल इंडिया और जो हमारा स्वामित्व SDG तथा आयुष्मान भारत जैसे विविध विषय शामिल है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG में श्रीलंकाई सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम का 6वां संस्करण शुरू हुआ, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के 40 सिविल सेवकों ने भाग लिया, जिसमें शासन, नीतिगत रूपरेखा, शासन में AI तथा लोक प्रशासन में भारत के सफल मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया गया। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फ्लोरोकेमिकल,
ओजोन क्षरण क्षमता, ग्लोबल वार्मिंग की संभावना। हमें यहाँ पर 3 ब्लॉक दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कौन सा किसके लिए है। फर्स्ट है क्लोरो, इसका जो ओजोन क्षरण क्षमता दे रखी है उच्च, और जो ग्लोबल वार्मिंग की जो संभावना है वो क्या दे रखी है, उच्च। सेकेंड वाला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको दे रखा है उच्च, और जो इसकी ग्लोबल वार्मिंग की संभावना ये भी उच्च है। और जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन, इसको क्या दे रखा है, इसकी ओजोन क्षरण क्षमता है क्या है, 0 है, और ग्लोबल जो वार्मिंग की संभावना है वो क्या है, बहुत कम होती है। तो हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारे 2 सही हैं। कौन कौन से इसमें हमारे सही है, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड। लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो ये कैसा होता है, 0 होता है, ना कि उच्च, तो इसलिए यह वाला रोंग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहता है HCFC को फ्लोरोकार्बन CFC के विकल्प के रूप में 1990 के दशक में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि CFC में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने की उच्च क्षमता थी, जिसने अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र की घटना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उच्च ओजोन क्षयकारी क्षमता और उच्च वैश्विक वार्मिंग क्षमता दोनों होती है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला है वो सही सुमेलित है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने की क्षमता 0 है, लेकिन फिर भी वह ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए हमारा सेकेंड वाला है वो सही सुमेलित नहीं है। दूसरी ओर हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स, जो हमारा HFO 0 ओजोन क्षयकारी क्षमता और बहुत कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले फ्लोरोकेमिकल्स के एक नए वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित होते हैं, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। इसका आंसर हमारा बी होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। NCDNA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, यह तब बनता है जब DNA के कुछ हिस्से गुणसूत्रों से अलग हो जाते हैं। सेकेंड वाला है, सामान्यतः कैंसर कोशिकाओं में पाया जाता है। थर्ड वाला, यह ऑन्कोजीन की कई प्रतियों हो सकती है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही सही है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो हमारा DNA ECDNA तब बनता है जब DNA के खंड गुणसूत्रों से अलग हो जाते हैं, जो अक्सर क्रोमोथ्रीप्स, क्रोमोसोमल बिखराव और पुनर्व्यवस्था या DNA प्रकृति में त्रुटियों के कारण होता है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। पारंपरिक गुणसूत्री DNA के विपरीत ECDNA नाभिक के भीतर स्वतंत्र रूप से मौजूद रहता है तथा वृत्ताकार संरचनाओं में जीनों को समूहीकृत कर सकता है। ये आमतौर पर कैंसर कोशिकाओं में पाया जाता है, जहां यह ट्यूमर के विकास, अनुकूलनशीलता और उपचारों के प्रति प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। इसकी अनूठी विशेषताओं में से एक ऑन्कोजीन की कई प्रतियों हो सकती है, जो कैंसर के विकास को बढ़ावा देने वाले जीन है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही है। ये विशेषता ECDNA को कैंसर कोशिकाओं की आनुवांशिक विविधता और लचीलेपन में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाती है, इसलिए जो हमारे इसके तीनों ही सही है। इसका आंसर क्या होगा, हमारा सी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज का जो हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।